ऐसे कैसे हुआ? वो पता है कल से उसको ठीक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। हेलो हेलो, बनाए थे बेटा? नहीं, डाउट है? एग्जाम्पल का दोनों देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बाकी तो सब पुराना ही टाइप का सवाल है ना। देखिए, इफ ई एंड ई डैश, इफ ई एंड ई डैश E and E dash be the eccentricity of hyperbola. If E and E dash be the eccentricity of hyperbola and its conjugate, E and E dash be the eccentricity of hyperbola and its conjugate, prove that 1 by E square plus 1 by E dash square। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बट बड़ा इजी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कहता है बताइए। E और E डैश दो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है। E इसेंट्रिसिटी है ऑरिजिनल हाइपरबोला का, E डैश की इसेंट्रिसिटी उसका कंजुगेट हाइपरबोला। समझ में आ रहा है? तो प्रूफ करना है 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये भी यही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बट बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप देखिए ऑरिजिनल हाइपरबोला का रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है ऑरिजिनल हाइपरबोला का। अगर ऑरिजिनल हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ई है तो ए और बी के बीच ये रिलेशन होता है। आप डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी का वैल्यू भी याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ से तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर आएगा ई स्क्वायर माइनस 1 बेटा। बताइए, आप यहाँ से ई का वैल्यू भी याद रख सकते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर। अच्छा, ई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए बेटा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा क्या? तो ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। भूल जाएगा इसे? अच्छा, कंजुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ई डैश है, तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड इसेंट्रिसिटी इन कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई डैश का स्क्वायर माइनस होगा क्या? यहाँ से आप ई डैश का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या बताइए? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर ई डैश का स्क्वायर माइनस 1। ई डैश का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस, तो ई डैश का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। आप क्या उल्टा करके लिखना है ना, एलएचएस पार्ट देखिए क्या है। एलएचएस है 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश। 1 बाई ई स्क्वायर क्या होगा? अगर ई स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो
अब 1/e² क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बोलिए इसका उल्टा हो जाएगा। अगर e² का वैल्यू ये है तो 1/e² का वैल्यू इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, a² प्लस, और इसका भी उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, b² प्लस। एलसीएम कितना आएगा बेटा बताइए, a² प्लस b², यहाँ आएगा a² प्लस b², ये कट के हुआ हर था बताइए। तो इससे भी आसान सवाल होता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इससे आसान तो हमको नहीं लगता कोई सवाल होता होगा, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। चल रहा है दूसरों का खत्म होने को है ना, एक और अच्छा आज भी खत्म हो जाएगा तो एक दो दिन रेस्ट करके फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले इसी को कंप्लीट करके कोऑर्डिनेट की स्टार्ट करके कोऑर्डिनेट बड़ा वाइटल करते हैं, वही स्ट्रेट लाइन जहाँ पर रुके थे वहाँ पढ़ाएंगे आगे, बहुत वाइटल प्रॉब्लम। अगर कोऑर्डिनेट भी बढ़िया से कर लेते हो तो काम हो जाएगा। इतना से तो काम नहीं चलेगा, एक तो अभी आप सिर्फ बेसिक डेफिनेशन जान गए, सब सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, क्या होता है, बस उसका नॉलेज हो गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये आप जाने, यही सब बेसिक जाने हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए, देखिए फाइंड द locus of the point of intersection of the line, find the locus of the point of intersection of the lines √3x minus y minus 4 √3 lambda बराबर, find the locus of the point of intersection of the lines √3x minus y minus 4 √3 lambda बराबर 0 and √3 lambda into x प्लस lambda y, वो साइन कर रहा है, हाँ साइन कर रहा है, क्या साइन कर रहा है, छोटा वाला ट्यूबलाइट वाला, ट्यूबलाइट छोटा वाला ये के बीच में देखो थोड़ा सा इसका साफ करो कैमरा, देखो क्वेश्चन लिखो ना बेटा, तब तक लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस √3x minus y minus 4 √3 lambda बराबर 0 and √3x minus √3 lambda x plus lambda y minus 4 √3 बराबर 0 for different value of lambda, for different value of lambda, for different value of lambda, लाइक अब थोड़ा सुधार हो गया, छोटा वाला ट्यूबलाइट के बीच में जो बड़ा था छोटा वाला ट्यूबलाइट के सब
ना ठीक है ठीक है। अरे दिख रहा है ना, कमजोर थोड़ी है। बनाओ जल्दी बनाओ इसको। इंटरसेक्शन मतलब एक्स वाई निकालो, दो लाइन का इंटरसेक्शन मतलब क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना। निकालो जल्दी से। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का एक्स और वाई निकालो। एक्स वाई निकाल के लेमडा एलिमिनेट करो आप, आ जाएगा आंसर। एक्स वाई निकाल के लेमडा एलिमिनेट करो। लेमडा निकाल के एलिमिनेट करो ना, सॉरी एक्स वाई निकाल के लेमडा एलिमिनेट करो। लेमडा पैरामीटर है, एक्स वाई नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? दोनों इक्वेशन से आप एक्स वाई निकालो और लेमडा एलिमिनेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो तुमको लगता है, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पहला इक्वेशन में लेमडा से गुना कर दो। सुनो, पहला इक्वेशन में लेमडा से गुना कर दो तो क्या फायदा होगा? देखो यहाँ पे लेमडा वाई माइनस लेमडा वाई आ जाएगा और यहाँ लेमडा वाई ऐड करेंगे तो वाई और वाई कट जाएगा क्या? तो एक्स आ जाएगा क्या बताओ? बस दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई निकालना और लेमडा एलिमिनेट करना। लेमडा पैरामीटर है, तो आपको लगता है ये आ जाएगा √3 लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस 4√3 लेमडा स्क्वायर बराबर 0। बोलो आएगा क्या? सुनो ना भाई, पहला इक्वेशन में लेमडा से गुना करोगे तो ऐसा नहीं आएगा क्या? आएगा ना बेटा? अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? √3 लेमडा एक्स। इधर तुमको सिटी पर जाता है, तुमको कुछ सोचता ही नहीं। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। लेमडा वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ऐड करने से बाई कट जाएगा क्या? तो 1 + 2 करो तो बाई और बाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ √3 लेमडा एक्स और प्लस माइनस 4√3 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा क्या? 0। बोलो बोलो। 2√3 लेमडा एक्स बराबर आ जाएगा 4√3 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बोलो बोलो। अभी तुमको क्या लगता है एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा आ जाएगा क्या? बोलो। एक्स बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, किसके टर्म में बताओ? वाई के टर्म में, सॉरी वाई का वैल्यू निकाल लो, है ना? वाई का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से इक्वेशन इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है ना, √3x माइनस वाई माइनस 4√3 लेमडा बराबर √3x
माइनस वाई बराबर 4√3 लेमडा, पाई का वैल्यू कितना है? सही √3x माइनस 3x माइनस 4√3 लेमडा है ना, ये तो ठीक था, थोड़ा गंदा कैसा है। लेमडा एलिमिनेट भी करना हम लोग को, लेमडा का वैल्यू हमको लेमडा ही एलिमिनेट करना है, तो मैं लेमडा का वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें पढ़ देता हूँ, क्या दिक्कत है? लेमडा ही तो एलिमिनेट करना है, लोकस निकालना ना, लोकस निकालना, तो एक्स वाई तो रहेगा ही, लेमडा एलिमिनेट करना है, तो लेमडा ही निकाल लो ना यहाँ से। लेमडा का वैल्यू यहीं से दिखता है 3x माइनस वाई बाई 4√3 आ जाएगा क्या? बस ये वाला वैल्यू पुट कर दो, x बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेमडा का वैल्यू कितना है? √3x माइनस वाई बाई 4√3, और ये आ जाएगा प्लस 4√3 और डिवाइडेड बाई √3x माइनस। अब इसी को सॉल्व कर दो, इक्वेशन आ जाएगा, इसी को सॉल्व कर दो, एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगा, वही लोकस हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आता है देखो, सॉल्व करके जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसी इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, करो ना, कितना आ रहा है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो एलसीएम लो, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, जमाना होगा। चलो जरा आगे बेटा बोलो, नहीं आया क्या? क्या बेटा? चलो अगला लिखो, आएगा सॉल्व करके, है ना, सॉल्व कर लेना। अगला लिखो क्या है, ये भी 10 नंबर, वेरी गुड सवाल, ये भी अच्छा सवाल। लिखो, इफ P is any point, if P is any point on the hyperbola, if P is any point on the hyperbola, P is any point on the hyperbola whose axes are equal, एक्सिस का लेंथ इक्वल है, मतलब A और B क्या है? इक्वल है। ठीक है ना? If P is any point on the hyperbola whose axes are equal, prove that SP into S dash P बराबर CP स्क्वायर, where S and S dash be the foci, देखो S and S dash be the foci and C be the center of hyperbola। S और S dash फोकस है और C क्या है बेटा? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये बढ़िया सवाल है, इसको बनाओ, ये आ सकता है, ठीक है, एक बार कोशिश करो, कैसे तुम लोग, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट।
ऐसे कम चलेगा, ऐसे कम चलेगा बेटा। आप लोग एग्जाम मेहनत नहीं करते हो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए, तो एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए इस तरह से हाइपरबोला बना लीजिए। ये सी सेंटर ऑफ हाइपरबोला है। सुनिएगा, एस और एस डैश फोकी ऑफ हाइपरबोला है। पी हाइपरबोला पे एनी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई होगा। एनी पॉइंट मतलब वेरिएबल पॉइंट, एक्स कॉमा वाई मान लीजिएगा उसको, है ना। एस पी इंटू एस डैश पी, एस पी इंटू एस डैश पी। अच्छा, इस हाइपरबोला में कंडीशन क्या दिया हुआ है? हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और कंडीशन है यहाँ पे ए और बी का वैल्यू बराबर दिया है। बताइए, ये सवाल में बोला है? बोलिए। अच्छा, ये एलएचएस है आपका। एसपी का वैल्यू क्या होता था? EX माइनस ए होता था क्या, और एस डैश पी का वैल्यू होता था EX प्लस ए, लिखाया था फोकल डिस्टेंसेस है। एसपी का वैल्यू EX माइनस ए और एस डैश पी का वैल्यू EX प्लस ए, फोकल डिस्टेंसेस लिखाया था क्या? बोलिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? EX का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? अच्छा, एक्स कॉमा वाई हाइपरबोला की लाई कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। ए और बी अगर बराबर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ये सी सेंटर है 0 0। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा? 2 आ जाएगा। जब हाइपरबोला का ए और बी बराबर होता है, ए और बी बराबर होता है तो इसेंट्रिसिटी 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिलेशन लगाइए। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। ए और बी बराबर है तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जब हाइपरबोला में ए और बी बराबर हो जाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ इक्वल हो जाता है, तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का क्या होगा? √2। उस हाइपरबोला को हम लोग कंजुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखिएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या लग रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या? और ये क्या बन रहा है आपका? अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है क्या? सोचिए सोचिए। 0 0 से एक्स वाई का डिस्टेंस क्या होगा? 0 0 से एक्स वाई का डिस्टेंस क्या होगा? 0 0 से एक्स वाई का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये सीपी का होल स्क्वायर है? कितना हार्ड था? स्टैंडर्ड है तो वो लगता है हाइपरबोला का स्टैंडर्ड कुछ और हाइपरबोला क्या ये बोलता है स्टैंडर्ड हो गया तो हाइपरबोला चलिए अगला सवाल देखिए। हार्ड था बताओ, दोनों की हार्ड है सब। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो जाएगा। अरे बाबा,
देखिए क्वेश्चन हो गया क्या? अगला है देखिए सो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स so that the set of all the points so that the set of all the points such that the difference of their distances so that the set of all the points such that the difference of their differences from 4, 0 from 4, 0 and minus 4, 0 is always equal to 2 represents a hyperbola minus 4, 0 is always equal to 2। तो ये तो हाइपरबोला का डिफिनीशन ही होता है। क्या हाइपरबोला का डिफिनीशन होता है? एक मूविंग पॉइंट दो फिक्स पॉइंट से अगर डिस्टेंस का डिफरेंसेस क्या रखे, कांस्टेंट रखे, तो मूविंग पॉइंट के द्वारा हाइपर लोकस जो बनता है वो क्या बनता है? हाइपरबोला। और फिक्स पॉइंट क्या होता है? फोकस। और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाता है उसका? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, है ना। तो हाइपरबोला का इक्वेशन तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका फोकस दिया है 4, 0 और -4, 0। फोकस का कोऑर्डिनेट 4, 0 -4, 0, तो सेंटर कितना आ जाएगा? 0, 0। और हाइपरबोला में अगर सेंटर 0, 0 तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना आ जाएगा? हाइपरबोला आ जाएगा x² y a² - y² by b² बराबर, अब आपको a और b निकल जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? 2a। 2a का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 2। देख लीजिए क्वेश्चन में कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिफरेंसेस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। a तो था ना, sp और माइनस s' माइनस s बराबर क्या होता था? 2a आता था। तो 2a हो गया 2, तो a बराबर 1 आ गया, a 1 आ गया तो b तो आ ही जाएगा। फोकस से दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2a। फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा क्या? ये दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 8 हो जाएगा क्या? 4, 0 और -4, 0 के बीच का डिस्टेंस बोलिए 8 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 4। तो रिलेशन क्या होता है? b² बराबर a² e² -1, तो b² बराबर a² e² माइनस e², a² हो जाएगा 16 -1, 15 आ जाएगा क्या? बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कितना जाएगा? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोलिए कितना जाएगा? x² by 1 और -y² by 15, ये आ जाएगा इक्वेशन। या फिर आप जो है डायरेक्ट को फार्मूला लगा दीजिए sp। दूसरा जो है ये तरीका ज़्यादा आसान है ना, लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, जैसे इसे सवाल बोला है, कुछ नहीं थे।
मान लेते उस सवाल में आपको डिफिनीशन, अगर ये तो बनाएगा जिसको डिफिनीशन हाइपरबोला का पता है, लेकिन अगर आपको डिफिनीशन नहीं पता तो सवाल में बोला वैसे काम कर दीजिए। क्या बोला है सवाल में, ये पॉइंट दिया है -4,0, ये पॉइंट दिया है 4,0, t एक मूविंग पॉइंट ले लीजिए x, y, ये s और s डैश p ले लीजिए, है ना। क्या दिया है सवाल में, s डैश p माइनस sp बराबर क्या दिया है, दिया हुआ क्वेश्चन कितना 2 दिया है। अब आप लगा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इससे थोड़ा बड़ा बनता है इसलिए इसे नहीं लगाते हैं। कितना जाएगा, x + 4 का स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस, देखने में आसान लग रहा है बट कैलकुलेशन है थोड़ा, प्लस y स्क्वायर बराबर स्क्वायर, एक को इधर ले जाके स्क्वायर कीजिएगा, सॉल्व करिएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यही इक्वेशन आएगा अल्टीमेटली। वही इक्वेशन आएगा 15x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 15, 15x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 15 है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। पता है कि हाँ, एक मूविंग पॉइंट दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रखता है उसका डिफरेंस अगर कांस्टेंट तो मूविंग पॉइंट के द्वारा पाथ क्या बनता है, पर सम कांस्टेंट है तो क्या बनता है, इलिप्स। ये डिफिनेशन याद होना चाहिए। चलिए अब आपको लगता है सारा हो ही गया, आपका कोई डाउट और नहीं है। डाउट हुई नहीं आपको, बना दिया इलिप्स वाला तय करता ना अंदर। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन को कब भेजा है मुझे नहीं बता पाया, अरे बताते हैं, देखते हैं नीचे के क्वेश्चन। एक दो को प्रोबेबिलिटी का सवाल बना मुझे ना, अब पढ़ाएंगे ना, डेप्थ वाला पढ़ाएंगे ना, इसे थोड़ी समझ में आएगा। ये सूर्य एक बात इससे इम्प्रूव कैसे बता दें, जब तक इसमें और आगे नहीं पहुँचोगे तब तक इसमें कैसे पकड़ में आएगा। हाइपरबोला का पार्ट है इसीलिए आगे वाला पार्ट, उसी से रिलेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ेंगे। सूरज तू भेजा था क्वेश्चन, कहाँ गया रे? हाँ मिल गया, तुम्हारा नाम दूसरा सेट लिखो। क्वेश्चन है बेटा ये मेल में 15 में पूछा सवाल लिखो। If 12 balls are to be placed in 3 identical boxes, if 12 identical balls are to be placed in 3 identical boxes, if 12 balls are to be placed in 3 identical boxes, 12 गेंद को, ठीक है, बस में रहो, कितने बॉक्स में डालना, 3 बॉक्स में डालना। Then find the probability that one of the boxes, then find the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls. Exactly 3 balls. क्या कर रहा है सवाल में, देखो आप बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे 12 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना 3 बॉक्स, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। 12 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बॉक्स में, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है किस सिचुएशन में, फेवरेबल केसेस क्या होगा। आपका पहला बॉक्स जो है, ठीक है, पहला बॉक्स में बोला है कोई भी क्या बोला है, कोई भी एक बॉक्स, find the probability that one of the boxes, exactly 3 balls, अच्छा one of the boxes है ना,
कोई भी एक बॉक्स, ठीक है, क्या है होगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा, बताओ टोटल नंबर ऑफ केसेस। 12 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, एग्जॉस्ट कौन होगा, बॉल, तो ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3। तो पहले बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने का 3 तरीका, सेम गोइज टू दूसरे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने का 3 तरीका, 3 3 3 3 3 इस तरह से, है ना। तो 3 3 3 12 बार आ जाएगा क्या, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह से कितने बार आ जाएगा, 12 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 12, ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोई एक बॉक्स जो होता है तो 3 बॉल रख रहा है, अब एग्जैक्टली कोई एक बॉक्स जो है 3 बॉल रख रहा है, तब आपके पास कौन सा बॉक्स होगा वो तो पता नहीं, यानी कि पहले 3 में एक बॉक्स सेलेक्ट करें, क्या 3 में एक बॉक्स सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, DC1। तो 3 में एक बॉक्स को आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये आ जाएगा 3C1, है ना बेटा। अब आपने एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, जो बॉक्स सेलेक्ट किया उसमें 3 बॉल डाल दिया, तो 3 बॉल तो चलेगा उसमें, उसका एक ही तरीका होगा ना, आपने एक बॉक्स सेलेक्ट किया 3 बॉल पटक दिया उसमें जाकर, तो 3C1 × 1, आपने 3 में एक बॉक्स चुन लिया, ठीक है, ये फेवरेबल केसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस। आपने 9 में से 12 में से कोई एक बॉल क्या किया, मतलब क्या बोल रहा है बताओ, फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स कितना बताओ, 3 बॉल्स ना, फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल्स। बक्सा भी सेलेक्ट करना होगा पहला कोई, और बॉल भी सेलेक्ट करना होगा ना, बक्सा को एक सेलेक्ट करना होगा, बक्सा सेलेक्ट करने का तरीका 3C1 हो जाएगा। अच्छा, अब जो बक्सा सेलेक्ट किए अब उसमें 3 बॉल डालना है, तो 3 बॉल डालने के लिए 12 में पहले 3 बॉल चुनना होगा, तो 12C3 आ जाएगा। अब वो 3 चुने हुए बॉल को उस एक बक्से में डालने का क्या होगा, एक ही तरीका होगा, ये ना। अच्छा, अब बच गया कितना बताओ, 9 बॉल बचा, 9 बॉल के लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 पे पावर 9 ना, 2 बॉल के लिए 9 ऑप्शन है ना, 2 बॉल के लिए कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन। अरे 2 जो बॉल बच गया, 2 बक्सा बच गया और 9 बॉल बच गए, ठीक है, तो 9 बॉल के लिए 2 बक्सा ऑप्शन है, हर एक के लिए 2 2, तो 2 2 2 कितने बार आएगा बताओ, 9 टाइम, तो 2 पे पावर 9। देख लो, ये तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, कितना आ जाएगा बताओ, 3C1 × 12C3 और 2 पे पावर 9 और डिवाइडेड बाई कितना, 3 पे पावर 10। अब इसमें ऑप्शन है क्या क्या है, ऑप्शन अभी कुछ मिल रहा है, सॉल्व करो कितना आता है, सॉल्व करो तो कितना आता है, ये 3C1 का मतलब कितना हो गया बेटा, 3C1 का मतलब हो गया कितना, 3C1 हो गया कितना बताओ, 3, और 12C3 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 गुना 11 गुना 10, 2 × 2 पे पावर 9 बाई 3 पे पावर 12। अच्छा, ये 3 3 कट जाएगा क्या, और ये 5 से कट जाएगा, है 2 कटे, अरे ठीक तो है, क्या दिक्कत है, 55 गुना 12 कितना हो जाएगा, 660, हाँ 55 गुना
660 बेटा गुना 2 पे पावर 9 बाई 3 पे पावर 12। अच्छा ये 9 से कटेगा क्या, ये 9 से कटेगा क्या बताओ। अच्छा इसमें 2 निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेंगे तो 330 आ जाएगा क्या, और 2 पे पावर 10 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 पे पावर 10 निकालते हैं तो 6 आ जाएगा क्या, 3 9 आ जाएगा क्या। अच्छा 9 से ही कटेगा क्या, है? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है 3 से कटेगा, आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर आ रहा है, डोंट वरी, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये कितना से कटेगा, 3 से 110। अब ये बच गया 3 पे पावर 11 बच रहा है क्या, और यहाँ पे 2 और निकालेंगे क्या, तो यहाँ 2 और निकालेंगे तो 55 आएगा, और 2 पे पावर 11 बाई 3 पे पावर 11, यही ऑप्शन है, मिल गया। देख लो ये वाली ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन ये आ जाएगा। ऑप्शन मिलाने वाला था, ऑप्शन मैंने दिए थे, 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था 220 इंटू 1/3 पे पावर 12। दूसरा ऑप्शन था 22 इंटू 1/3 पे पावर 11, समझ रहा है। और तीसरा ऑप्शन था 55 अरे ऑप्शन में गलत है रे, 55/3 है रे, और 2/3 पे पावर 11, अब 55 बाई कितना है, ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ से गए रे, 3 एक्स्ट्रा बचेगा क्या, नहीं बचेगा क्या, 2 अरे भैया ये देखो ठीक है कैलकुलेशन है, देखो देखो ये 3 कट गया ना भाई, ये 5 से कट गया तो 66 और 12, एक मिनट कहाँ था, रुक जाओ 3 कट गया ना, तो 3 कट गया तो ये बच गया 660, 2 पे पावर 9। अच्छा इसमें से 2 निकाल लिए, तो 2 पे पावर 10, 330, यहाँ से 3 निकाले तो 110, 110। अब फिर ये 2 निकाल लिए, 2 पे पावर 11, 55 बचा, और 3 पे पावर 11, सही तो। अरे ठीक है यही होगा आंसर, ऑप्शन निकाल दिया, नीचे 3 एक्स्ट्रा आ गया, समझा। हेलो चलो और है क्या, ये नहीं समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस समझ में आ गया ना। अब आपको कह रहा था कि 3 में कोई भी एक बक्सा जो है, कोई भी एक बक्सा, ऐसे कंडीशन नहीं लगाया कि कौन एडजेक्टिव बक्सा, अगर कोई एडजेक्टिव बक्सा के बारे में बोला जाता तो फिर सिलेक्शन नहीं करते। अब बोलता है कि फर्स्ट बॉक्स या फिर सेकंड बॉक्स, अगर बोलता फर्स्ट बॉक्स कंटेन 3 बॉल तो फिर ये 3C1 लगाने की जरूरत नहीं होती, समझ लो, क्योंकि यहाँ पे बोला कि कोई भी एक बक्सा जो है 3 बॉल रखेगा, तो कौन बक्सा रख सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो वो ऑप्शन चाहिए ना। तो पहले हम 3 में एक बक्सा चुन लिए, 3C1, समझ में आ रहा। अब उसके बाद कहा क्या, जो बक्सा चुना उसमें 3 बॉल डालना है, तो कौन सा 3 बॉल ये तो नहीं पता है, तो पहले हम 3 बॉल का सिलेक्शन कर लिए, तो 12 में 3 बॉल सेलेक्ट हो गए। अब 3 बॉल जो सेलेक्ट हो गया उसको जो सेलेक्टेड बक्सा है उसमें डालने का एक ही तरीका होगा ना, उसमें डालने का एक ही तरीका होगा कि नहीं, वो 3 बॉल उसमें डाल दिया तो 3 बॉल तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बच गया हमारे पास 9 बॉल बचा 9 और बक्सा बचा 2। अब 9 बॉल को बाकी 2 बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहला के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 2 ऑप्शन, तो 2 2 2 कितने बार, 9 बार। तो ये टोटल बेसिस हो गया आपका किसमें, फेवरेबल में, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। हाँ छोड़ दिया, एक ही बार लगा हुआ, एक ही बार। अच्छा अगला और कोई सवाल है क्या, एक और सवाल देगा, एक
और सवाल है, रुक जाओ। देखो ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सवाल था। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 girls and 9 boys, in how many ways can 3 girls and 9 boys be seated in 2 vans? परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, प्रोबेबिलिटी का सवाल। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया था। देखा, ये बढ़िया सवाल था। देखा क्या सवाल है, इन हाउ मेनी वेज can 3 girls and 9 boys can be seated in 2 vans, each having numbered seat, each having numbered seat, comma, seated in 2 vans, comma, each having numbered seat, 3 in the front and 4 in the back, 3 सीट आगे और 4 सीट पीछे, टोटल कैसी 7 है ना। तो एक पहला वैन में 7 सीट, दूसरे वैन में 7 सीट, टोटल कितना सीट? 14 सीट। अच्छा, 14 सीट है, आइटम लोग कितने हैं? 12। 14 सीट में 12 लोग को बैठाना, मतलब 14 कुर्सियां और 12 लोग हैं, तो 2 कुर्सियां खाली रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है? 14 कुर्सियां पे 12 लोग को बैठाना। तो आप क्या करेंगे? 12 लोग ही बैठना है, तो आप 12 कुर्सी चुनेंगे, तो 14 में से 12 चुन लेंगे, तो 14 सी 12 और 12 लोग को 12 कुर्सी पे कैसे बैठाएंगे? फैक्टोरियल बात है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। कितना? हाँ बोलो। हाँ तो वो, अरे बाबा वो मिसिंग हो गया, वो मिस्टेक से आ गया है, यहाँ 3 मिस्टेक से आ गया है, वो 3 वाला मल्टीप्लाई नहीं किया, वो गलती दिया हुआ, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 3 कहाँ जाएगा? 3 एक्स्ट्रा रहेगा, बताओ। अगर ये वाला केस हटा देते हो तो फिर 3 आ जाएगा। तो फिर वो केस कब आएगा? जब एग्जैक्टली 1 बॉल के बारे में बोलेगा, कोई एक, मतलब कोई एक के बारे में नहीं बोलेगा, वो कंडीशन लगा देगा कि पहला बॉल या फिर पहला बॉक्स या दूसरा बॉक्स या फिर क्या तीसरा बॉक्स, कोई एक बॉक्स 3 बॉल रख रहा है, तब आएगा। लिखो ना, सही है, लिखो लिखो आगे। अरे ये समझ में आ रहा है? ये इसका ये जो बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा? 14 में 12 सीट सेलेक्ट करेंगे, 14 सी 12 और 12 सीट पे 12 लोग को अरेंज करने का तरीका 12 फैक्टोरियल। अगला पार्ट लिखो जिसका निकालना है। देखो, हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स should sit together, how many seating arrangement are possible if 3 girls should sit together in a back row on adjacent seat, in a back row on adjacent seat? समझ में आ रहा है क्या? How many seating arrangements are possible if 3 girls, कंडीशन लगा दिया, should sit together in the back row on adjacent seats? Question mark. Now, if all the seating arrangements are equally likely, if all the seating arrangements are equally likely, what is the probability of 3 girls sitting together in a back row on adjacent seat? If all the seating arrangements are equally likely, what is the probability of 3 girls sitting together in a back row on adjacent seat? सुना लो जल्दी सा। In a back row on adjacent seat. जल्दी बनाओ। बनाओ भाई, क्या कर रहे हो भाई? 4 बना। अभी तो बोल रहे हो कि बताए हैं सर, तो बनाए हैं तो बनाओ, क्यों नहीं बन रहा?
भाई देखो प्रोबेबिलिटी निकालते इसका, सुनो नीचे आ जाएगा कितना 14C12 और गुना 12 फैक्टोरियल, ये हो गया पहला। ये तो टोटल केसेस आ गया, इसमें तो दिक्कत नहीं बेटा। अब फेवरेबल केसेस सुनो, कंडीशन क्या लगा, लड़कियां लगाइए कंडीशन, लड़कियां लगाइए कंडीशन क्या, हाँ पीछे जो वैन है ना, पीछे जो वैन है, सॉरी वैन में जो पीछे सीट है उसमें एडजेसेंट सीट पे बैठना है। तो पीछे में कितने सीट हैं, 1 2 3 4। अब एडजेसेंट देखो, अब 4 में कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें भी क्या हो गया हो, ठीक है क्या हो जाता अपने आप, ऑनलाइन में कई मजा है, कब गायब हो जाएगा कब जुड़ जाएगा पता नहीं। चलो इधर तक बहुत मजा है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या है ना 4 सीट। अब देखो आपको 3 ही लड़कियों को बैठाना है, अब 3 लड़कियों को बैठाना है तो 3 सीट का जरूरत है, 3 लड़कियों को बैठाना है तो 3 सीट का जरूरत है। हम पहला वैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 सीट हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और 2 3 4, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन लगा दिया है कि 3 सीट पे बैठेंगे और तीनों एडजेसेंट होने चाहिए। तो इसमें एडजेसेंट कौन है, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, ये और ये नहीं है, समझ में आ रहा। तो ये वैन 1 से 2 तरीके से, यही 2 तरीके से वैन 2 से भी, यानी कि आप जो है वैन 1 में 4 सीट में 3 सीट कैसे चुनेंगे, 2 तरीके से। ऐसे 4 में 3 सीट चुनने का तरीका 4C3 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल में बोला है कि 4 में 3 सीट तो लेना है आपको, लेकिन वो तीनों सीट एडजेसेंट होने चाहिए। तो ये तो एडजेसेंट नहीं है बेटा, ये एडजेसेंट नहीं है, यानी कि वैन 1 में आप 4 में 3 सीट एडजेसेंट सीट जो है 2 तरीके से चुनेंगे। उसी तरीके से वैन 2 में भी 4 में 3 एडजेसेंट सीट 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। तो 4 तरीके से आपने 3 सीट चुन लिया, 4 तरीके से आपने 3 सीट चुन ली। अब 3 सीट चुन के क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, उस 3 सीट पे 3 लड़कियों को बैठाएंगे। तो 3 सीट पे 3 लड़कियों को बैठाने का तरीका क्या होगा, लड़कियां अरेंज हो गई, अब बचा लड़का अरेंज करना। कितना सीट यूज हुआ, 14 सीट टोटल था, 3 ही सीट यूज हुआ, बच गया 11 सीट। अब 11 सीट लड़का है 9, तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो खाली रहेगा ना। तो यानी कि पहले हम 11 में 9 सीट सेलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 सीट 9। अब 9 चुने हुए सीट पे 9 लोगों को अरेंज करना, नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कल खाली स्टैक बताना है एक क्लास, अब उसके बाद 1-2 क्लास को रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। और पहले बोल दिया आपको पढ़ने का जो मन है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ने का मन है तो सोइएगा आराम, क्योंकि हम डेट में पढ़ाएंगे, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा, हम जो मर्जी होगा हम पढ़ाएंगे, जो हमको अच्छा लगेगा पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा तो क्या हम पूरी डेट में बताएंगे, ठीक है, पूरी क्वांटिटी में पहले बताएंगे। नया सेशन डेट को दिए 22 तारीख से, देखो तो तुम लोग का जो लगातार चलते, टाइमिंग तो दे दिया है ना, टाइमिंग साल भर तो आराम ही किया है यार, 20 साल की 2020 में आराम किया। देखिए सवाल है, if C0 plus C1, if C0 plus C1, if C0 plus C1, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है क्या ऑफलाइन? ऑनलाइन हो गया, मजा है। C0 plus C1 plus C2, एक्चुअली देखिए
पहली बार ऐसा हुआ ना कि एग्जाम चल रहा है और सिलेबस चल रहा है, ट्यूशन भी चल रहा है और सिलेबस चल रहा है, मतलब पहली बार ऐसा हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री हो गया, अब ऐसा हिस्ट्री ये था 2000, ऐसा थोड़ी होता था। सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देते थे 15 दिन पहले, कम से कम फरवरी में एग्जाम होता था ना, तो 10-12 दिन पहले सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देते, टाइम मिलता था ना पहले। 2020 का बच्चा लोग हिस्ट्री बना रहा है। देखिए इफ C0 + C1 + C2, आगे देखिए टाइम हम लोग 12th में मिल गया। अच्छा 12th में टाइम मिला, जो कि 12th में भी हम लेट से स्टार्ट किए थे, मतलब इंतजार करते करते अब खुलेगा अब खुलेगा अब खुलेगा, बच्चा लोग इंतजार कर रहा था, अब खुलेगा अब खुलेगा, खुलते खुलते जुलाई हो गया, जुलाई में स्टार्ट किया था, लेकिन डेली पढ़ाए पर डे इसके कंप्लीट हो गया, और पूरा डेट में पढ़ाया, 10 साल का रिकॉर्ड तो हो, इतना पढ़ाया होना, पढ़ाना जो पढ़ाना पढ़ो भाई। ऑनलाइन में क्या है ना, इससे चलो जो है ये है 256, C0 + C1 + C2 + C3 ... Cn 256। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो 2nC2। अब ये इस तरह का सवाल देखो, ये थ्योरी हम तुमको थोड़ा बताए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं, तुमको याद नहीं होगा। देखो C0 का मतलब क्या होता है, इंडेक्स C0 का मतलब होता है NC0, C0 का मतलब होता है NC0, C1 का मतलब होता है NC1, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बेसिकली ये क्या है, NC0 NC1 NC2 ... NCn है ना बेटा। तो आप देखो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत ही आसान है, फार्मूला है, एक लाइन बन जाएगा। 1 + x पे पावर n क्या होता है, NC0 + NC1x + NC2x² होता है, बताओ ये बताएं कि नहीं होता है, NCnx पे पावर n। अब पुट कर दो x = 1 तुम जरा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड 2 पे पावर n आ जाएगा, क्या 2 पे पावर n आ जाएगा, NC0 + NC1 + NC2 आ जाएगा, NCn, क्योंकि x की जगह 1 डालेंगे तो 1 आएगा, x² भी 1 आएगा, x पे पावर n भी 1 आ जाएगा, ऐसा बोलो। और ये सवाल के हिसाब से कितना दिया, 256, 2 पे पावर n = 256, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 8, तो n = 8 आ गया। आपसे पूछा है 2nC, तो कितना हो जाएगा, 16C2 बन जाएगा। 16C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 × 15 बाई 120 ये बताओ, ये एक्सपेंशन पढ़ा है ना, ये बताया गया ना एक्सपेंशन, ये याद रखना। x का वैल्यू 1 डाल दिए, तो ये 2 पे पावर n आ गया, ये वाली चीज दे रहा है, और सवाल के हिसाब से ये दिया हुआ। ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं लिखा है क्या, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है थे 2 पे पावर n। अल्टरनेट सम बताए थे, अल्टरनेट प्लस माइनस रहता है तो 0 होता है, एक एक मिसिंग है, C0 C2 C4 है, या C1 C3 C5 है, तो क्या बताए थे, 2 पे पावर n -1, 3 2 4 मिसिंग वाला भी बताए थे, उनमें आयोटा उल्टा डाल के बताए थे, कुछ करके, हाँ तो उसमें बताए थे, तो उसमें तुम लोग को दिक्कत होने लगा था, 2 पे पावर n/2 cos n π/4 करके बताए थे, डिमॉर्गन लगा के। चलो ठीक है ना। आपका सिलेबस जो है क्या हो गया समाप्त। अब जो है ना आपको हम नोटिस देंगे, क्या बोलते हैं, कल एक बार खाली स्टार्ट वाला का, कल वाला बच्चा लोग का है, आधा घंटा पढ़ाना है, आधा घंटा में 10 मिनट, लेकिन आधा घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम आपको भेज देंगे थी मैसेज, टाइम पर बता देंगे, टाइम ठीक कर देंगे, शाम को कर देंगे, ठीक है। कोई क्लास रहेगा नहीं, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। कल का लाओ, ठीक, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। किताब क्वेश्चन तो फिर किसी से, वो जो पढ़ाएंगे ना तो फिर कहीं से बनाओ, कोई दिक्कत बनवा